Hello everyone, welcome back to my channel. We are studying history chapter print culture and the modern world. So students, in last video, we have started 8th part of the chapter that was new forms of publication. We have studied this 8th part till 8.1. In this part, in this ninth video, we are continuing with 8.2, print and the poor people. And for today's video, the bullet points are print and the poor people, cheap small books and public libraries, caste discrimination began to be written, role of factory workers in the field of writing. And for the ninth part, the bullet points are print and censorship, censorship imposed by East India Company, press regulation laws passed by Calcutta Supreme Court in 1820s, change of attitude in press after 1857 revolt, Vernacular Press Act 1878, and the last is Reaction of Indians Against Vernacular Press Act 1878. So students, let's continue with this 8th part 8.2, Print and the Poor People. Before explanation, I would suggest you to have your NCERT book, pen, pencil or highlighter for the maintenance of your own points. चलिए शुरू करते हैं. Print and the poor people. Very cheap small books were brought to markets in 19th century Madras towns and sold at crossroads, allowing poor people traveling to market to buy them. अच्छा, नया तरीका क्या निकाला गया प्रिंट को और पॉपुलराइज करने का, ताकि पुअर से पुअर लोग जो अभी तक बुक्स के कांटेक्ट में नहीं थे वो भी उसे परचेज कर लें. उसके लिए क्या तरीके अपनाए गए, जैसे मद्रास का एग्जांपल दिया गया है कि 19th सेंचुरी में बहुत ही चीप स्मॉल बुक्स सड़कों के किनारों पर बेची जाती थी, ताकि पुअर से पुअर लोग जो वहां ट्रैवल कर रहे हैं वो उनको खरीद सकें. पब्लिक लाइब्रेरीज वर सेट अप फ्रॉम द अर्ली 20th century, expanding the access of books. पब्लिक लाइब्रेरीज स्टैब्लिश की गई. अब यहाँ पे टॉपिक पब्लिक लाइब्रेरीज का शुरू हो रहा है कि पब्लिक लाइब्रेरीज का रोल क्या था. लाइब्रेरी आप जानते ही हैं, यानी किताबों का संग्रहालय एक तरह से, जहाँ किताबें ढेर सारे टॉपिक्स पर ढेर सारी अवेलेबल होती हैं. तो पब्लिक लाइब्रेरीज भी स्टैब्लिश किए गए अर्ली 20th सेंचुरी में, ताकि बुक्स की रीचेबिलिटी बढ़ सके, लोग बुक्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सेस कर सके. These libraries were located mostly in cities and towns and at times of prosperous villages. ज्यादातर पहले लाइब्रेरीज कहाँ होती थी, सिटीज और टाउन्स में, मगर कुछ समय बाद जो प्रॉस्पेरस विलेजेस होते थे वहां पर भी लाइब्रेरीज यानी पब्लिक लाइब्रेरीज स्टैब्लिश की जाने लगी. फॉर रिच लोकल पैट्रन्स सेटिंग अप अ लाइब्रेरी वाज अ वे टू अक्वायरिंग प्रेस्टीज. अमीर लोगों के लिए ये एक प्रेस्टीज को बढ़ाने वाली बात होती थी अगर उनके एरिया में या उनके पास अपनी कोई पर्सनल या पब्लिक लाइब्रेरी होती थी. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है, बुक्स का क्रेज उस टाइम में ऐसा था कि लोग किताबें हाथ में लेकर फ्लॉन्ट करते थे, है ना. बैग में रख के चलने की अपेक्षा वो लोग हाथ में किताबें लेकर चलना ज्यादा पसंद करते थे. ऐसे ही घरों में एक प्रॉपर कॉर्नर होता था जो बुक रैक होती थी, या फिर जो अफोर्ड कर सकते थे ढेर सारी बुक्स, उनकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरीज भी वो अफोर्ड करते थे. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी issues of caste discrimination begin to be written. देखो, पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था 8.1 में कि वुमेन टॉपिक बन गया था. वुमेन की लाइफ को वुमेन ही एक्सप्लेन कर रही थी, उनके बारे में पढ़ना लोगों को पसंद आता था, अपनी इमोशंस अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे. अब इस पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि किस टॉपिक को लिखने का सब्जेक्ट बना दिया गया. वो था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, जातिवाद जो था, भेदभाव जाति के आधार पर, that was begin to be written about in many printed tracts and essays. ठीक है, उसके बारे में लोग लिखते थे, प्रिंट होता था. ज्योतिबा फुले, the Maratha pioneer of low caste protest movements, wrote about the injustices of caste system in his Gulam Giri 1871.
ज्योतिबा फुले जो कि मराठा पायनियर थे, बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान जिसे आप कह सकते हैं, मराठा विद्वान थे, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 1871 में। उस बुक का नाम था गुलामगिरी, और उसमें उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया था, लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट। ठीक है, जो लोअर कास्ट के लोग थे, किस तरह से समाज में उनकी जाति के अगेंस्ट इनजस्टिस हो रहा है, इसके बारे में उन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, तो ये वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले ने कौन सी बुक लिखी, किस ईयर में प्रिंट हुई, और वो किस बारे में। ये बुक में हाईलाइट करके रखिए इसे। इन द 20th century, B.R. Ambedkar in Maharashtra and E.V. Ramaswamy Naikar in Madras, better known as Periyar, wrote powerfully on caste, and their writings were read by people all over India. ठीक है, बिल्कुल पेरियार स्वामी की तरह ही माने जाने लगे कौन, बी आर अम्बेडकर महाराष्ट्र में, और ईवी रामास्वामी नाइकर मद्रास में। क्यों माने जाने लगे बहुत पावरफुल, क्योंकि उन्होंने बहुत पावरफुली कास्ट के बारे में अपनी राइटिंग्स में लिखा, जो कि पूरे इंडिया के लोग उसे पढ़ना पसंद करते थे। लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड सेक्ट्स also created a lot of popular journals and tracts criticizing ancient scriptures and envisioning a new and just future. बहुत सारे लोकल लोग भी थे, कॉमनर्स जिसे आप कह सकते हैं, जिन्होंने अपने जर्नल्स में, अपने छोटे छोटे ट्रैक्ट्स में पुरानी चली आ रही जो प्राचीन स्क्रिप्चर्स में लिखी कुछ दकियानुसी बातें थी कि जातिवाद बहुत रिजिडली फॉलो किया जाना चाहिए, या ये लोअर कास्ट का तो काम यही होता है, इन्हें यही काम करना चाहिए, इन सब बातों को क्रिटिसाइज करते हुए आम लोगों ने भी अपने जर्नल्स और ट्रैक्ट्स में लिखा। अब जो पैराग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो वर्कर्स के बारे में है, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, उनका रीडिंग में और राइटिंग में क्या कंट्रीब्यूशन था, इस बारे में ये पैराग्राफ है। इसमें बहुत सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वर्कर्स इन फैक्ट्रीज वर टू overworked and lacked the education to write much about their experiences. अच्छा, वर्कर्स जो थे फैक्ट्री वर्कर्स, एक तो वो ओवर वर्कड होते थे, दूसरा उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता था, और उनके पास इतनी एजुकेशन भी नहीं थी कि वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ ज्यादा लिख सकें। ठीक है, बट काशी बाबा, a कानपुर मिल वर्कर, wrote and published छोटे और बड़े का सवाल in 1838 to show the links between caste and class exploitation. ज्यादातर तो जो फैक्ट्री वर्कर्स थे ओवरवर्क्ड होते थे, लेस एजुकेटेड होते थे, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता था या इतना करेज नहीं था कि वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकें। बट उनमें से कुछ एक्सेप्शनल्स थे, जैसे कि एक एक्सेप्शनल थे काशी बाबा, जो कि कानपुर के एक मिल वर्कर थे। उन्होंने एक बुक लिखी, छोटे और बड़े का सवाल, किस ईयर में लिखी, 1938 में। और उस बुक में उन्होंने जो चीज, बेसिकली उस बुक का कंसेप्ट क्या था कि कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के बारे में लिखा, कि कैसे अगर आप लोअर कास्ट हैं, लोअर क्लास हैं, तो आपका एक्सप्लॉयटेशन कास्ट के बेस पर भी होगा और फाइनेंशियल बेसिस पर भी कैसे करते हैं सोसाइटी। ठीक है, ये भी आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। द पोएम्स ऑफ अनदर कानपुर मिल वर्कर who wrote under the name of सुदर्शन चक्र between 1835 to 1955। देखो, एक और कानपुर के मिल वर्कर थे, उनका रियल नेम तो रिवील कभी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना एक पेन नेम रखा था सुदर्शन चक्र। ठीक है, ये कानपुर मिल वर्कर जिन्होंने सुदर्शन चक्र नाम से अपनी राइटिंग्स लिखी, पोएम्स लिखी, उन्होंने 1935 से लेकर 1955 तक लिखा और पब्लिश कराया, और उनकी सारी पोएम्स की कलेक्शन का नाम रखा गया सच्ची कविताएं। ठीक है, ये याद रखिएगा, रियल नेम उनका नहीं है रिवील्ड, उनका पेन नेम था सुदर्शन चक्र। ठीक है, और उनके पोएम की कलेक्शन का क्या नाम है, सच्ची कविताएं। 20 साल उन्होंने लिखा है, 1935 से 1955 तक। By the 1930s, Bangalore cotton mill workers set up libraries to educate themselves, following the example of Bombay workers. यानी कि 1930 में बैंगलोर के कॉटन मिल वर्कर्स ने अपने दम पर खुद को एजुकेट करने के लिए लाइब्रेरी सेटअप करी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉम्बे वर्कर्स ने अपने लिए लाइब्रेरीज
सेटअप की, पब्लिक लाइब्रेरीज, ठीक है। These were sponsored by social reformers who tried to restrict excessive drinking among them, to bring literacy and sometimes to propagate the message of nationalism. बहुत बढ़िया कॉज था, तरीका था। सोशल रिफॉर्मर्स इन लाइब्रेरीज को स्पॉन्सर करते थे और उनका एक मोटिव था इन लाइब्रेरीज को स्टैब्लिश करने का, ताकि जो लोग खाली समय में वर्कर्स या लोअर तबके के जो लोग हैं, खाली समय में ड्रिंकिंग या अल्कोहल ड्रिंक करने के बजाय खाली समय में आए और किताबें पढ़े, ताकि लिटरेसी भी उनकी बढ़ेगी और नेशनलिज्म के जो मैसेजेस हैं वो भी उन तक पहुंचेंगे। ताकि एक तरफ से तो वो अल्कोहल से बचेंगे, एक्सेसिव ड्रिंकिंग से बचेंगे, दूसरी तरफ वो खुद को लिटरेट करेंगे और तीसरी तरफ देश के किसी भले में वो हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ था फैक्ट्री वर्कर्स, उनके लिए सेटअप की गई पब्लिक लाइब्रेरीज के बारे में। तो स्टूडेंट्स, 8th पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग शुरू कर रहे हैं 9th पार्ट, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, प्रिंट एंड सेंसरशिप। इंडिया में प्रिंट कितना फेमस हुआ, किन किन एस्पेक्ट्स को टच कर रहा था, ये तो पढ़ लिया। अब पढ़ने जा रहे हैं सेंसरशिप क्या बलाती। सेंसरशिप मतलब पाबंदियां लगाना। पाबंदी कौन लगाएगा, जिसको परेशानी होगी। सबसे पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंट कम्स टू इंडिया में कि हिकी ने जब पब्लिश करना शुरू किया न्यूज़पेपर, तो जब उसने गॉसिप लिख दी ब्रिटिशर्स के बारे में, तो खुद ब्रिटिशर्स ने ही उसकी पब्लिशिंग पर सेंसरशिप लगा दी, पाबंदी लगा दी। ठीक है, तो जब इंडियंस कूद पड़े प्रिंटिंग की दुनिया में, तो फिर तो आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा पाबंदियां लगेंगी, रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। ठीक है, तो इसी बारे में ये लास्ट पार्ट है, प्रिंट एंड सेंसरशिप। Before 1789, the colonial state under the East India Company was not too concerned with censorship. 1789 से पहले कॉलोनियल गवर्नमेंट सेंसरशिप के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं थी। उनको लगता था ठीक है, जो भी प्रिंट हो रहा है ठीक है। Strangely, its early measures to control printed matter were directly against Englishmen in India who were critical of company misrule and hated the actions of particular company officers. शुरू शुरू में क्या था कि अगर कोई इंग्लिशमैन जो इंडिया में रह रहा है, अगर उसने कंपनी के ऑफिसर्स या कंपनी के किसी मिस रूल को रिवील करने की कोशिश करी, तो उसके काम पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, जिसका एग्जांपल हिक्की का हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले ही। The company was worried that such criticism might be used by its critics in England to attack its trade monopoly in India. और रिस्ट्रिक्शन भी इसलिए लगाते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये जो क्रिटिसिज्म उनके ही लोग उनके बारे में कर रहे हैं, इससे इंग्लैंड में उनकी इमेज खराब होगी और ये जो ट्रेड मोनोपोली है इंडिया पर, इस पर कहीं पे कोई और आके धावा ना बोल दे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। By the 1820s, the Calcutta Supreme Court passed certain regulations to control press freedom, and the company began encouraging publication of newspapers that would celebrate British rule. देखो कितनी अजीब सी बात। 1820s में कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट, जो कि ब्रिटिशर्स ने ही स्टैब्लिश करी थी, उसने कुछ रेगुलेशंस पास करी। क्या रेगुलेशंस थी? टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम, यानी ये जो प्रिंट हो रहा है इसके ऊपर कंट्रोल करना, इनकी आज़ादी पर कंट्रोल करना है। कंपनी जो जिसके बारे में जो भी पब्लिश कर रहे हैं, वो न्यूज़पेपर उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो सेलिब्रेट करेंगे ब्रिटिश रूल को। उन्होंने यही कहा कि आप अपने न्यूज़पेपर में क्रिटिसाइज नहीं करोगे, आप कंपनी के रूल को सेलिब्रेट करोगे, ब्रिटिश रूल को न्यूज़पेपर में अच्छी अच्छी बातें लिखोगे। इन 1835, faced with urgent petition by editors of English and vernacular newspapers, Governor General Bentinck agreed to revise press law. जब बहुत ज्यादा पेटिशंस पढ़ने लग गए, एडिटर्स ने डालने शुरू किए 1835 में, इंग्लिश एडिटर्स ने या वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स में, तो फिर उन्होंने अपने इस प्रेस लॉ को रिवाइज भी किया, मतलब कुछ चेंजेस लाए। ठीक है, थॉमस मैकॉले, लिबरल कॉलोनियल ऑफिसर, थॉमस मैकॉले थे एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिसर थे, आजाद ख्याल के बंदे थे।
formulated new rules that restored the earlier freedom. ये थोड़े लिबरल विचार के थे, तो इन्होंने कुछ इंटरफियर किया इस प्रेस लॉ में, तो पुराने जैसी फ्रीडम कुछ समय के लिए फिर से मिल गई। थॉमस मैकॉले का नाम जो है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट तो आपको पता ही होगा 1857 का, ठीक है। तो इस रिवोल्ट के बाद द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज। अब यहाँ पे एटीट्यूड फिर चेंज हुआ, 1835 में फिर रिवाइज हुआ था ना, तो 1857 आते आते फिर से एटीट्यूड प्रेस के फ्रीडम के लिए चेंज किया गया। एनरेज्ड इंग्लिशमैन, जो भी ब्रिटिशर्स थे ना, इतना गुस्सा थे इस रिवोल्ट से, डिमांडेड अ क्लैंप डाउन ऑन द नेटिव प्रेस। उन्होंने कहा कि जो इंडियंस ने खुद अपना प्रेस प्रिंटिंग चला रखी है ना, इसको क्लैंप डाउन करना है, इसको बंद करना है, रोकना है। As vernacular newspapers became assertively nationalist, the colonial government began debating measures of stringent control. क्योंकि उस समय वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, वर्नाकुलर का मतलब लोगों की भाषा में जो न्यूज़पेपर छप रहे थे, उनकी वजह से लोगों में नेशनलिज्म ज्यादा ग्रो हो रहा था। अपनी अपनी भाषा में सब लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, और जो जो रिवोल्ट कर रहे हैं उनको हेल्प कर रहे हैं। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इस पर डिबेट करी कि इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, यानी कि न्यूज़पेपर जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं में ना प्रिंट हो, ताकि लोग कम से कम उसे पढ़ें। तो उसके लिए क्या किया गया, अब बच्चों हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। ठीक है, ये अलग से शॉर्ट नोट जैसा क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट भी आता है इस पे। इन 1878 द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड। कब पास हुआ, 1878 में। क्या है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल और रीजनल भाषाएं। उन भाषाओं में जो भी प्रेस प्रिंट करता था न्यूज़पेपर या मैगजीन, उसको कंट्रोल करने के लिए एक्ट लगाया गया था। मॉडल्ड ऑन द आयरिश प्रेस लॉज। और ये किस पैटर्न पे बना था, आयरिश प्रेस लॉज के पैटर्न पर बना। इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट with extensive rights to censor reports and editorials in the vernacular press. अब इस एक्ट में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट है, उसको पूरे पूरे राइट्स दे दिए गए कि आप वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स में जो भी रिपोर्ट छपती है उनको और उसको एडिट कर दो, यानी कि अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप उसको चेंज कर दो। From now on, the government kept a regular track on the vernacular newspapers published in different provinces. अब क्या हुआ, जो भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स वगैरह प्रिंट होते थे ना, उस पर ब्रिटिशर्स बड़ी कड़ी नजर रखते थे कि ये क्या प्रिंट कर रहे हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इतनी नजर रखते थे कि डिफरेंट प्रोविंसेस में जो भी चीजें प्रिंट होती थी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स में, उन पर नजर रखते थे। फेवर में है तो छपने देंगे, अगर फेवर में जरा सी भी चीज नहीं है तो उसको तुरंत ही एडिट कर देते थे। When a report was judged as seditious, the newspaper was warned, and if the warning was ignored, the press was liable to be seized and the printing machinery confiscated. क्या करते थे, अगर उनको लगता था कि कोई रिपोर्ट जो है वो ठीक नहीं है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है या कुछ अफवाह फैलाने जैसी है, तो उस न्यूज़पेपर को वार्निंग दी जाती थी। अगर वार्निंग उस न्यूज़पेपर ने इग्नोर कर दी है तो उसकी प्रेस को सीज कर दिया जाता था और उसकी प्रिंटिंग मशीनरी को कन्फिस्केट कर दिया जाता था, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था। ठीक है, ये था पूरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। शॉर्ट में बताऊं तो वर्नाकुलर भाषाओं में प्रिंट होने वाले न्यूज़पेपर पर कड़ी नजर रखना कि कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट वो कुछ भी प्रिंट ना करने पाए। ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर्स, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स ग्रीव इन नंबर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। जितना ज्यादा कॉलोनियल जो रूल था वो रिप्रेसिव हो रहा था उस टाइम मीडिया प्रेस को लेकर के, उतना ही ज्यादा इंडिया के अलग अलग हिस्सों में नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स प्रिंट होते। They reported on colonial misrule and encouraged nationalist activities.
और खुलकर वो लोग कॉलोनियल मिसरूल की बातें करते थे और नेशनलिस्ट एक्टिविटीज को वो एनकरेज करते थे। Attempts to throttle nationalist criticism provoked militant protest। ठीक है, थोड़ा सा ये कठिन काम था कि नेशनलिस्ट जो क्रिटिसिज्म था उसने मिलिटेंट प्रोटेस्ट को भी बढ़ावा दिया था। दिस इन टर्न लेड टू अ रिन्यूड साइकिल ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड प्रोटेस्ट। ये जो एक तरफ ब्रिटिशर्स इसको रोकना चाहते हैं, दूसरी तरफ इंडियंस इसको और फोर्स से प्रिंट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन बढ़ा, केसेस हो जाते थे लोगों के ऊपर और लोगों का प्रोटेस्ट बढ़ गया। When Punjab revolutionaries were deported in 1907, Bal Gangadhar Tilak wrote with great sympathy about them in his Kesari। पंजाब केसरी नाम का न्यूज़पेपर था बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। उसमें बाल गंगाधर तिलक ने ऐसे रेवोल्यूशनरीज के बारे में लिखा जिनको 1907 में डिपोर्ट कर दिया गया था और उनके साथ उन्होंने हमदर्दी जताई लिख करके। This led to his imprisonment in 1908, provoking in turn widespread protest all over India। जब बाल गंगाधर तिलक जी को खुद जेल में डाल दिया गया तो लोग इससे बहुत नाराज हुए और पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप ये लास्ट पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। इसको दोबारा से सुन लीजिएगा अच्छे से। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। होप मेरा पूरे चैप्टर में किया गया एफर्ट सक्सेसफुल हो और आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट एसएसटी के सब्जेक्ट के किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड share the video links with those who actually need the detailed explanation. Thank you everyone. Goodbye. Take care.